नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि कविता दो तरीके से सुनी जाती है। एक कविता तन से सुनी जाती है, कविता होती है जो मन से सुनी जाती है। आज मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ, जब आप एक पुस्तक लिखते हैं, वो पुस्तक आपकी तब तक पुस्तक रहती है जब लोग आपको ये कहें कि यार आपने किताब अच्छी लिखी है। लेकिन ये दो राय मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कहने में कि ये मेरी किताब है, ये मेरी पीड़ा आपने। जब क्लास में हम लोग 9वीं 8वीं कक्षा में थे तो होता ये था कि अगर किसी से प्रेम का इजहार करना होता था तो हम एक खत लिखते थे, चिट्ठी, और उस चिट्ठी को हम किसी उनके सखी को देते थे और वो सखी उनको देती थी। जब उनके जवाब का इंतज़ार करते थे तो वो अब उनकी तरफ से एक उत्तर आता था कि हम इसका उत्तर कल देंगे आपको। तो अधिकांशतः ये होता था कि अगर उन्होंने कह दिया कि उसका उत्तर हम आपको कल देंगे तो यानी कि बात पक्की है। अगर उस समय उन्होंने कह दिया कि नहीं आपसे नहीं है प्रेम तो कहानी समाप्त। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ इसका उत्तर कल देंगे तो यानी बात पक्की है। एक वो प्रेम का युग चला, एक मीरा का प्रेम का युग चला। आप इस युग की बात कर रहे हैं, बहुत पार्ले जी खत्म हुए हैं हमारे भी आज। आभार आपका रतन जी। पहली सफ में बैठे हुए सभी अतिथिमान गणियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और सभी बड़े लोगों से आशीर्वाद लेते हुए एक बार आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज देखिए कहते हैं कि कलाकार दो तरीके के होते हैं, मेरा ये मानना है। और एक कलाकार जो होता है वो अपनी कला को जमाने की नज़रों से दूर रखता है, बचा कर रखता है, और एक कलाकार होता है जो अपनी उस खूबसूरती को ज़माने में बिखेरता है। बस इस दो बातों में अगर कुछ फ़र्क है तो वो एक फ़र्क है एक कदम उठाने का, एक कदम, एक प्रयास, एक पहला कदम। हाँ, एक वही कदम, एक पहला कदम उठाया है एक लेखक ने, एक रंगमंच के कलाकार ने। रहमान जी ने जो कदम उठाया है उससे उनकी पुस्तक जो मेरे पास है, प्रेम के पोस्ट कार्ड, बहुत अद्भुत पुस्तक है। मतलब कहते हैं कि आप जब अपने किसी पुस्तक को आप जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इसकी एक कविता अच्छी होगी। इस पूरे पुस्तक में मुझे 3 कविताएं अच्छी लगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि इसकी पूरी की पूरी संपूर्ण पुस्तक की कविताएं बहुत खूबसूरत कविताएं हैं। रहमान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नव भारत निर्माण समिति व बनारस लिट फेस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निराला महोत्सव में बनारस लिट फेस्ट की तरफ से मैं अनय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और हमें ये मंच प्रदान करने के लिए जो भी आयोजक हैं उन तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्हें धन्यवाद कहता हूँ। और बहुत शुक्रिया, आपने रंगमंच का कलाकार कहा। साहब परिचय में कह रहे थे कि लेखक भी एक कलाकार होता है। मैं मूल रूप से अभिनेता हूँ और बीते 6 वर्षों से रंगमंच में सक्रिय हूँ, काम कर रहा हूँ। कई नाटकों को जो है उसमें हमने काम किया है। और आपके प्रयागराज में सबसे पहली बार जो मेरा आना हुआ वो नाटक की वजह से ही हुआ। 2019 में हम NCZCC में एक नाटक करने आए थे। खैर, बाकी जो ये किताब है इस पर आपने कहा कि इसकी सारी कविताएं जो है वो अच्छी है, प्रेम की है। और बातचीत के दौरान आप लोग ताली ना भी बजाएंगे तो मैं समझूंगा कि आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो कार्यक्रम हो रहा था वो इतना खूबसूरत था, उस पर इतनी तालियां बज गई है कि उसकी गूंज अभी तक इस महफिल में है, तो हम उससे ही काम चला लेंगे। नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि हमारे एक बहुत बड़े आलोचक हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उनका कहना है कि कविता दो तरीके से सुनी जाती है। एक कविता तन से सुनी जाती है, तो मैं चाहता हूँ वो तन वाली कविता बचा के आप लोग रखें कवि सम्मेलन शह मुशायरा के लिए। और एक कविता होती है जो मन से सुनी जाती है। आज मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ वो मैं इनकी किताब से आपके मन की कविता सुनाने वाला हूँ। मैं आपकी ही पुस्तक से कुछ पंक्ति पढ़ रहा हूँ जो मुझे मतलब मेरे जीवन से लगा। क्योंकि देखिए जब आप एक पुस्तक लिखते हैं वो पुस्तक आपकी तब तक पुस्तक रहती है जब लोग आपको ये कहें कि यार आपने किताब अच्छी लिखी है। लेकिन ये दो राय मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कहने में कि ये मेरी किताब है, ये मेरी पीड़ा आपने कही है। और मैं आप इस बात से खंडन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको वो कविताएं सुनाता हूँ कि तुमसे प्रेम बिना मजदूरी का काम है, इसका शीर्षक है। मैं उस मजदूर की तरह हूँ जिसे कड़ी मेहनत के बाद भी मेहनताना नहीं मिलता। वो पसीने में भीगा हुआ ये सोचता है कि बिना मजदूरी के काम क्यों किए जा रहा है। तो उसे ख्याल आता है कि वो बंजर ज़मीन में पीपल का पेड़ उगाना चाहता है। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। वो धरती के सीने में नमी की खोज कर रहा है और मैं
तुम्हारे, तुमसे प्रेम बिना मजदूरी का काम है। पुस्तक के विषय में आप मुझे ये बताइए, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है, जितने मैंने कोट देखे हैं, जितने मैंने शब्द देखे, जितने मैंने आपकी कविताएं पढ़ी, एक उम्रें गुजर जाती हैं लोगों को एक किताब लिखने में। लेकिन आपके साथ ऐसा क्या हुआ, मतलब ऐसी क्या वेदना रही, ऐसा क्या आपके प्रारूप में चला जो आपने पूरी की पूरी पुस्तक लिखी और बहुत खूबसूरत पुस्तक है? ऐसा क्या मतलब आपके बीते कल में है? मैं पूरी ईमानदारी से इसका जवाब नहीं दूंगा कि उस रात ऐसा क्या हुआ था, लेकिन ये देखिए, ये बहुत बहुत प्यारा सा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उसमें से तकरीबन युवा हैं, या बाकी जो भी हैं वो युवा दिल हैं, और हर किसी ने अपने जीवन में एक ना एक बार किसी न किसी से मोहब्बत ज़रूर की होती है। तो हम भी एक बार बहुत ज़ोरदार मोहब्बत किए थे, और कहने की भी हिम्मत किए। और जो तीसरा जो साहस का काम है कि जब हमें लगा कि अब हम साथ बेहतर नहीं चल पा रहे हैं, अकेले अकेले बेहतर चल सकते हैं, तो हमने उन्हें बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही इज़्ज़त से विदा कहा। मोहब्बत की ये देन है, और प्रेम की ना एक खूबसूरती है। इस किताब में एक कविता है कि प्रेम की उल्टी धारा भी आपको कहीं ना कहीं लेकर के ज़रूर चली जाती है। तो आज यदि निराला महोत्सव के इस मंच पर इतने सारे लोगों के सामने मैं बैठ कर के बातचीत कर रहा हूँ, इस कविता की वजह से बातचीत कर रहा हूँ, और ये जो कविता आई है ये उनकी देन है जिनसे मोहब्बत हुई थी। बहुत आपने बढ़िया कहा। लेकिन देखिए, मेरा एक आपसे प्रश्न ये है कि आपने प्रेम की बात की, और मैं ये जानना चाहूँगा कि समकालीन जो प्रेम हुआ करते थे, जो आप जिए हैं, जो छोटा मोटा हम लोग जिए हैं, और ये तमाम लोग पूरी उम्र जिए हैं, समकालीन प्रेम का अर्थ है कि जब क्लास में हम लोग 9वीं 8वीं कक्षा में थे तो होता ये था कि अगर किसी से प्रेम का इजहार करना होता था तो हम एक खत लिखते थे, चिट्ठी, और उस चिट्ठी को हम किसी उनके सखी को देते थे, और वो सखी उनको देती थी। जब उनके जवाब का इंतज़ार करते थे तो वो अब उनकी तरफ से एक उत्तर आता था कि हम इसका उत्तर कल देंगे आपको। तो अधिकांशतः ये होता था कि अगर उन्होंने कह दिया कि उसका उत्तर हम आपको कल देंगे तो यानी कि बात पक्की है। अगर उस समय उन्होंने कह दिया कि नहीं, आपसे नहीं है प्रेम, तो कहानी समाप्त। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ इसका उत्तर कल देंगे तो यानी बात पक्की है। एक वो प्रेम का युग चला, एक मीरा का प्रेम का युग चला। आप इस युग की बात कर रहे हैं, बहुत पार्ले जी खत्म हुए हैं हमारे भी आप। और एक मीरा का युग चला, और एक व्हाट्सएप का युग है ये जी। कि आज बात हुई, परसों इजहार हुआ, अगले दिन ब्लॉक में चले गए। अब तीनों तो ये तीनों प्रेम को आप किस प्रकार देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि ये तीनों प्रेम में सबसे बढ़िया युग कौन सा है? या आप इस जनरेशन को भी गुड मानते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी है, सबके अपने प्रेम का नज़रिया है? ये तो बहुत ही जिम्मेदारी वाला सवाल पूछ लिया आपने, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी समझ के अनुसार इसका उत्तर दूँ। प्रेम हर युग में खूबसूरत है, बढ़िया है, शानदार है, ये तय है। इसके अतिरिक्त जो आप बात कर रहे थे कि जब चिट्ठियाँ पहुँचाई जाती थी या ख़त किसी माध्यम से या किसी भी तरह से अपनी बात, और उसके बाद का ये व्हाट्सएप वाला और मीरा वाला, वर्तमान समय की एक दिक्कत है। और इस दिक्कत पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, उनके साथ मेरी कई बातचीत हुई, और कोशिश है कि इस विषय पर एक नाटक लिखा जाएगा जो हम मिलकर लिखेंगे। तो उस विषय में बात यह है कि वर्तमान समय में जो लोग हैं उनके भीतर धैर्य, संवेदनशीलता, ठहराव जिसको कहते हैं, उसकी बहुत कमी आई है। और उसकी वजह से जो आपने कहा ना कि पहले दिन व्हाट्सएप पे हाय हुआ, फिर दूसरे दिन जो भी हुआ, फिर जो है वो ब्लॉक हो गए। तो आप एक बढ़िया ड्राइवर जो है वो तभी बन सकते हैं जब आपको 120 की रफ्तार में भी गाड़ी संभालनी आती हो, और अगर जाम में फंस गए हैं तो 40 की रफ्तार में भी मध्यम 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 आप चला सकें। आपके भीतर वो ठहराव भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वर्तमान समय में हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सोर्स है जहाँ से अलग अलग चीज़ें हम जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, और उस कंजम्पशन की वजह से हमारे भीतर जो है उसे पचाने का समय नहीं है। जैसे कि एक खाना आप खाते हैं तो खाना खाने के बाद उसको एक पचाने का एक टाइम पीरियड है, 3-4 घंटे उसको लगते हैं। तो उसी तरह से इन्फॉर्मेशन भी जो आप ले रहे हैं उसको पचाने के लिए आपको एक वक्त चाहिए, तब जाकर के आप उस इन्फॉर्मेशन को सही से आप सस्टेन कर पाएंगे। बिल्कुल। और अभी इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है कि हम हर चीज़ में रफ्तार चाह रहे हैं, और यही वजह है
यही वजह है कि तमाम रिश्ते जो है वो 2-3 दिन के अंदर ब्लॉक की स्थिति तक पहुंच जाए। बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 क्षण आते हैं, 3 पल आते हैं। एक समय वो होता है जब उसके गिराव का समय होता है, जब वो कुछ नहीं होता, शून्य होता है। एक समय वो आता है जब वो ठीक ठाक परिस्थिति में रहता है और वो ठहराव का समय होता है। और एक समय वो होता है जब वो उठाव का उसका समय होता है। आप किस परिस्थिति से अभी गुजर रहे हैं? अभी यार सर हम आनंद में हैं सर। हम आनंद में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच बताएं तो अधिकतम पीड़ा का एहसास जो कर लेता है वो सबसे अधिक खुशी के एहसास को जो है वो जीता है। हमारे पास हमारे यहाँ प्रेक्षागृह में विकास रावल बैठे हुए हैं जो हमारे प्रकाशक हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। शिवम चौबे हैं जो हमारे मित्र हैं, सुमित हैं, आंशी है, कई तरह के लोग हैं। और मैं बीते 2 दिनों से इलाहाबाद में हूँ, 2 दिन पहले आ गया। और अलग अलग जगहों पे इंडियन कॉफ़ी हाउस गए हम लोग और मैं कहानियाँ सुन रहा हूँ इलाहाबाद के बारे में कि निराला जी सड़क से गुजरा करते थे और वो इस तरह से लोगों की मदद किया करते थे। यहाँ पे फिराक साहब बैठ करके कॉफ़ी पिया करते थे जिसकी कुर्सी के ठीक बगल में आप बैठे हुए हैं। इसके अलावा अल्फ्रेड पार्क के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में कहानियाँ, उनकी चीज़ों के बारे में कहानियाँ और यहाँ के जो साहित्यकार हुए हैं उन लोगों के बारे में कहानियाँ। तो मैं इतनी सारी चीज़ें जो है वो जी रहा हूँ और ऐसे ऐसे कमाल कमाल के हमारे साथ में लोग हैं। तो अभी फ़िलहाल पता नहीं है कि ठहराव में है, उठाव में है या किधर है। जिधर भी हैं मस्ती में है जी, आनंद में जी। भगवती चरण वर्मा हमारे लेखक हुए हैं, बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कभी यहाँ कभी वहाँ चले, मस्ती का आलम सांस चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये मस्ताना है, ये प्रेम मस्ताना है, दीवानगीपन है प्रेम में। तो चलिए, मैं आपकी एक कविता मुझे दिखी जो मैंने पिन करके रखी थी। इसमें आपने कहा है कि मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा। बड़ा खूबसूरत कविता है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही है और उदास बैठकर तुम्हें याद भी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें सोचते रहने का वक्त नहीं है और बहुत सारे काम पूरे होने के इंतज़ार में हैं। मैं फ़िलहाल अपनी पसंद का गीत सुन रहा हूँ। मतलब आप डिनाई कर रहे हैं कि मैं फ़िलहाल अपनी पसंद का गीत सुन रहा हूँ और उस नाव पर नाचते हुए ठहाके लगा रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा झूठ मैं नहीं लिख सकता। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बयां किया है। मैं इसका जवाब जो है वो मैं कविता के माध्यम से ही दूंगा। मैं चाहता हूँ कि बातचीत के बीच बीच में कविता होती रहे। बिल्कुल। तो शायद जो है वो सुनने वाले लोग उनको अभी आनंद आएगा। एक कविता है, आप सर विशेष ध्यान दीजिएगा और ये आपके लिए नहीं है खैर। कविता का शीर्षक है सरकारी कार्यालय। कविता है कि प्रिय, क्या आपके पते पर कोई सरकारी ऑफिस बन गया है? मैंने जो प्रेम पत्र आपको लिखे थे, मुझे लगता है कि वे किसी सरकारी विभाग के ऑफिस पहुंच गए हैं और उन्हें ऑफिस की टेबल पर किसी अटकी हुई पेंशन की फाइल के नीचे दबा दिया गया है। पत्रों का जवाब हाँ ही हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन उनका कोई जवाब ही ना दे ये काम बस सरकारी कार्यालय ही कर सकता है। सही कहा आपने। सरकारी काम पे मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा, मेरा काम भी कुछ खास सरकारी जैसा ही है। खैर, चलिए बढ़ते हैं हम। देखिए, जो प्रेम होता है, प्रेम में हम आज़ादी चाहते हैं कि प्रेम में आज़ादी ही सब कुछ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आजकल के प्रेम की आज़ादी शोषण बन गई है? क्या प्रेम आज़ाद आज है या नहीं है, या उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है? सबसे पहले तो आपको आज़ाद होना, आज़ादी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको समझना होगा। नहीं युग की आज़ादी, जो लोग कहते हैं कि जैसे प्रेम में अक्सर होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई 2 लोग प्रेम में हैं, तो 2 लोग जब प्रेम में होते हैं तो उनका कहना होता है कि मुझे आज़ाद रहने दो, मैं इनसे भी बात करूं, उनसे भी बात करूं, तमाम लोगों से मिलूं, तुम इस पर रोक टोक ना करो। और ये दोनों तरीके से है। बिल्कुल। बॉस देखिए, ये आम जन की कहानी है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ ये प्रश्न जो है वो किनका है। जिनके भी दर्द जागे हैं उन्हें मुबारक हो। और इसमें ना एक मैं बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत शुक्रिया इस प्रश्न के लिए, लेकिन इसका एक बहुत सुंदर सा जवाब है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आज़ादी के अलग अलग कई
रूप हैं और उसकी अलग अलग परिभाषा, हर आदमी अपने अपने तरीके से उसको समझता है। मैं जो समझता हूँ वो मैं बताता हूँ कि आज़ादी में भी एक तयशुदा सीमा है, उसकी भी एक जो है वो एक मापदंड है, और यदि आप उस मापदंड को भुना रहे हैं तो फिर आपको आज़ादी मुबारक हो। जैसे कि हमें अपने पिता के साथ, हमें अपने बड़े भाई के साथ, अपनी माँ के साथ और अपने सीनियर के साथ जो है वो हम खुले हुए होते हैं, हम उनके साथ कुछ भी बात करने के लिए हम आज़ाद होते हैं और उन्हें वो हमें आज़ादी वो देते हैं। बावजूद इसके कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे लहजे होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम अपने पिता के सामने नहीं कर सकते, उनसे वो नहीं कह सकते। बिल्कुल। हमारे परिवार में, हमारे घर में सब लोग ओपन माइंडेड हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं अगर चाहूँ भी तो मैं सिगरेट अपने पॉकेट से निकाल करके नहीं जला सकता अपने पिता के सामने। बिल्कुल। लेकिन मैं दोस्तों के साथ बैठ करके शराब पी सकता हूँ। जी। तो आपको कब कहाँ पर क्या चीज़ करनी है, मात्रा, क्वांटिटी, उसकी अगर आपको समझ है तो फिर आज़ादी ठीक है। आप जो अभी वर्तमान समय में जो लोग ये कहते हैं कि हमको इससे नहीं मिलने दिया जा रहा है, उससे नहीं मिलने दिया जा रहा है, मसला मिलने में नहीं है, मसला किस तरह से मिल रहा है उसमें एक बहुत खूबसूरत बात है कि आपके जो अमाल हैं, अमाल उर्दू शब्द है, इसका मतलब है आपके काम, वो आपके अमाल जो है वो आपके नियत से तय होता है। आप यदि किसी को 10 रुपये दे रहे हैं और आपका नियत ये है कि मैं उससे 20 ले लूँगा, तो फिर आप मदद नहीं कर रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि वो बदले में आपका आभार व्यक्त करे, आपको धन्यवाद कहे, आपके चरण छुए, तो आप मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप पॉकेट से 10 रुपये निकाला, आपने उनको दिया और आप चलते रहे, तो ये आपने मदद किया, तो ये आपके अमाल में आपकी नियति शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्तमान समय में जो ये शोषण बनता जा रहा है, अमाल के साथ नियति की गड़बड़ी है। तो भाई साहब जो भी थे, आप नियति का थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, समय की अपनी मर्यादा है। हाँ। अभी इसके बाद एक कविता मैं पढ़ता हूँ। हाँ। एक कोई पुस्तक से कविता आप पढ़िए और फिर इस संवाद को यहीं विराम देते हैं। हाँ। और इनकी पुस्तक से है, मैं इनकी कविता पढ़ रहा हूँ कि तुम मेरा यकीन करना, इसका शीर्षक है। ये कहते हैं कि मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हें सोचता हूँ, तुम्हारी पसंद के गीत सुनता हूँ। अक्सर ये नए नए इश्क में होता है कि मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हें सोचता हूँ, तुम्हारी पसंद के गीत सुनता हूँ, खूब हंसता भी हूँ। खुशी के वक्त तुम आसपास नज़र आती हो, मैं आईना देखता हूँ और पाता हूँ कि वो भी सुंदर हो गया है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो मेरा यकीन करना। मैंने एक कविता लिखी है तुम्हारे लिए, उसे पढ़ना। मैंने एक कविता लिखी है तुम्हारे लिए, उसे पढ़ना। मैं कविताओं में तुमको लिखता हूँ और खुद को भी, सच्चा, साफ और एकदम सही, मेरा यकीन करना। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं 2-4 मिनट में ही बातचीत जो है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ी देर का ब्रेक भी हो, सबका मन शांत भी हो। उसके पूर्व जो है एक कविता सुनाने की इजाज़त मिली है, मैं 2 सुनाना चाहूँगा। उसके पहले 4 पंक्ति की प्रेम की कविता है और प्रेम पर ही लिखे हैं और प्रेम पर ही बातचीत कर रहे हैं। तो 4 छोटी छोटी पंक्तियां हैं कि उसकी आंखें दूसरी वजह है उसे पसंद करने की, उसकी आंखें दूसरी वजह है उसे पसंद करने की, उस लड़की को इरफान पसंद है, यह पहली वजह बन गई है। वाह। इसके अलावे 2 पंक्ति और है कि तुमने ऐसा क्या लिखा है उस खत में, तुमने ऐसा क्या लिखा है उस खत में, मैं जब भी उदास होता हूँ उसे एक और बार पढ़ लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है रहमान जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये है कि मैं जब फूल कहता हूँ तब दरअसल मैं तुम्हारी आँखों के बारे में कह रहा होता हूँ। तुम लजाकर उन पर अपनी हथेली ना रखा करो, फूल मुरझा जाते हैं। बहुत बढ़िया। कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सका, आज सोचता हूँ कहना ही चाहिए था। तुम्हारी मेहनती मुस्कान तुम्हारे संघर्ष की गाथा है। मेहनती लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट जंगल की आग की तरह होती है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये संवाद यहीं पे विराम दिया जाता है।